हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छे साइंस के क्वेश्चंस। आपका जो फर्स्ट पेपर हुआ है 11 अक्टूबर को, उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने ये सेशन तैयार किया है, जो कि बेहद ही खास है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई नो आज करवा चौथ है तो आप लोग काफ़ी बिजी होंगे, जो भी फीमेल होंगी मोस्टली वो बिजी ही होंगी। एक्चुअली मैं भी थी और बट आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है। सो प्लीज़ आपका जिनका भी एग्ज़ाम है 15 और 17 को, तो वो थोड़ा सा समय निकाल कर इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे साइंस के एमसीक्यूज़, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये मिस बिल्कुल नहीं करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी क्लासेस हों उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए जो भी आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसीलिए आपको ये सब्सक्राइब करना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, उसके साथ में ऑक्सीजन दिया गया है और यहाँ पर बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपसे पूछा गया है कि इस ये जो आपकी रिएक्शन है इसमें मैग्नीशियम धातु का क्या हो रहा है। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि आपको यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि जो भी इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण, और दूसरे का रिडक्शन यानी कि अपचयन होता है। और ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? तो बस हमें ये देखना है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आप ये देखते हैं तो आपको ये देखना है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट में आपके पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप यहाँ पर चलते हैं, रिएक्टेंट की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर है मैग्नीशियम अकेला था, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक का जुड़ना, एक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ रहा है? मैग्नीशियम जुड़ रहा है। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। तो यहाँ पर इसका हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन यानी कि अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्लियर? आपसे क्या पूछा गया है? मैग्नीशियम धातु का क्या हो रहा है? मैग्नीशियम धातु का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रृंखला से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन ऐसा है जो समजातीय यानी कि जो होमोलोगस सीरीज है उससे रिलेट नहीं करता है? तो आप यहाँ पर जब इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ऑप्शंस को, तो यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है ये हाइड्रोकार्बन है। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्या क्या पूछा गया है? जल्दी से, यहाँ पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं एल्काइन। तो यहाँ पे ना इनका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा है? CnH2n+2, यहाँ पर होगा CnH2n एंड यहाँ पर है CnH2n-2। क्लियर? तो यहाँ देखिएगा, जब आप यहाँ पे CH4 देखते हैं, ये तो क्या है? मेथेन, एल्केन कैटेगरी का है। जब आप यहाँ पर देखते हैं 3 दूना 6 प्लस 2, एक मिनट, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर n की संख्या 2 है। तो जब आप यहाँ पर 2 रखेंगे, ये भी क्या बन रहा है? एथेन बन रहा है। इस वाले फॉर्मूला में फिट बैठेगा। जब आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 दूना 6, 6 + 2 8, ये भी कैसा है? एल्केन कैटेगरी का है। बट जब आप यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन देखते हैं तो 4 दूना 8, जस्ट डबल यानी कि ये एल्कीन है। ये क्या है? एल्कीन। तो आप इसे बोल सकते हैं 4 नंबर पे कौन सा होता है? ब्यूट होता है। तो ये क्या है? ब्यूटीन है। क्या है? ब्यूटीन। और बाकी सब हमारे एल्केन कैटेगरी के थे। तो राइट आंसर आपका होगा डी नंबर ऑप्शन। आई होप आप इसे समझ गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, घर्षण बल की विपरीत दिशा में घर्षण बल
घर्षण बल की विपरीत दिशा में लगता है, मतलब आपको बताना है किसकी विपरीत दिशा। थोड़ा सा यहाँ पे सही कीजिएगा कि जब भी फ्रिक्शन की हम लोग बात करते हैं तो वो किसके विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण हमें फिसलने से रोकता है। जब भी आप किसी सरफेस पे चल पा रहे हैं वो घर्षण की वजह से चल पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप फिसलेंगे। तो एक तरीके से ये गति का विरोध करता है, गति के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जब मैं यहाँ पर चल रही हूँ या जब आप भी चलते हैं तो आप गिरते नहीं हैं, आप स्मूथली चल पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गति के विपरीत दिशा में लगता है, आपको फिसलने से ये रोकने का काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि स्वर्शन जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। स्वर्शन जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है। अब देखिएगा ये पूछ रहा है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें आप सांस लेते हैं, सांस के थ्रू ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है और आपके फूड का, आपने जो खाना खाया है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और आपको एनर्जी मिलती है। सीधी सी बात क्या है, आपको यहाँ पर एनर्जी मिलेगी और जब यहाँ पर एनर्जी मिलती है इट मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है। और जब एनर्जी रिलीज होती है यानी कि बाहर निकल रही है तो वो कौन सी रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक है। कौन सी है? एक्सोथर्मिक है। आपने ये नोटिस किया होगा ना कि जब आप चल रहे हैं आपको एनर्जी चाहिए होती है तो आपका जो बॉडी है वो गर्म रहता है और जैसे ही कोई इंसान मर जाता है तो उसका बॉडी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन वगैरह ये सारे प्रोसीजर तो बंद हो जाते हैं। तो जैसे जैसे बंद होंगे तो शरीर ठंडा रहेगा और हमारी बॉडी में लगातार फूड का ऑक्सीडेशन होता ही रहता है जिससे आपको एनर्जी मिलती रहती है, क्योंकि हमें काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये कौन सी रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी है। कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट, बल द्वारा किया गया कार्य होता है जब बल विस्थापन की दिशा के अभिलंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल, या आप यहाँ पे बात करेंगे कि W बराबर क्या होता है, F गुना S, यानी कि S क्या है, S है विस्थापन और ये क्या है, ये है आपका बल यानी कि फोर्स और इसके साथ में आता है cos थीटा। क्या आता है? cos थीटा। तो इसने बोला है कि यहाँ पर या फोर्स इस तरफ लग रहा है और विस्थापन ये वाला है, या फिर आप यहाँ पे फोर्स या आपका विस्थापन, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं फोर्स यहाँ पे लगता है और विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये वाला कौन सा है, कुली वाला। कुली जो होता है, कुली की जब आप यहाँ पे बात करते हैं, कुली क्या करता है, अपने ऊपर भारी सामान उठाकर चलता है। तो जब सामान चलता है तो यहाँ पर फोर्स लगता है, नीचे की तरफ चलेगा वो आगे की तरफ या इस तरफ चलेगा। तो यहाँ पर इसके बीच में यानी कि विस्थापन और बल के बीच में जो एंगल है वो बन जाता है 90 डिग्री का और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी बल, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी बल और विस्थापन एक दूसरे के अभिलंब के रूप में होंगे, जब भी वो परपेंडिकुलर होंगे तो वहाँ पर जो काम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। काम कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, और ये वाला जो है ना ये आपका आएगा जब आप कोई गोलाकार सर्कुलर पाथ पर चलते हैं, जब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है अंदर की तरफ और विस्थापन होगा यहाँ की तरफ ना, तो वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठेगा। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 1 जूल होगी। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? तो चलिए यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, देखिए जब भी हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। क्या होता है? mgh। और ध्यान रखिएगा आपने किसी वस्तु को उछाला है जोर से ऊपर की तरफ, तो टॉप पे क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर वहाँ पे आपसे काम पूछा जाता है कि उसने कितना कार्य किया उसको फेंकने में, तो बस आपको तब भी यही फॉर्मूला लगाना है, वर्क बराबर तब कितना होगा, mgh होगा। जैसे कि आपका लास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि वहां पे क्या था कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस आता है वो वर्क डन के बराबर होगा। वो क्वेश्चन आप लोग वहां पे देखिएगा।
क्लियर। यहाँ देखिएगा तो इसने हमारे पास m कितना दिया है, 1 किलोग्राम दिया है, ठीक है। इसने आपको स्थितिज ऊर्जा दे दी है, पोटेंशियल एनर्जी दे दी है, कितना 1 जूल दे दी है। और जी हम जानते हैं ये आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जिसका वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 होता है, बट हम अपनी सहूलियत के लिए 10 लेते हैं। और यहाँ से आपसे पूछा गया है हाइट, कितनी हाइट पे, तो यहाँ पर जब आप हाइट की बात करते हैं तो हाइट बराबर यहाँ पर क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में यहाँ पर मास और आपका g, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुटअप कर देना है, 1 अपॉन में 1 गुना 10 आएगा, या फिर यहाँ पे किया गया है 9.8 लेके, ठीक है। यहाँ पे किया गया है 9.8 लेके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.102 मीटर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ना g की वैल्यू वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है, बट कई बार हम अपनी सॉलिड के लिए 10 ले लेते हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर 9.8 करके ही इसको सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। आपके पास ये ऑप्शन, अब आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके, देखिएगा, पिंड की गतिज ऊर्जा विराम अवस्था में आने से पहले पिंड के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो जो मैंने यहाँ पे ना काइनेटिक एनर्जी वर्क डन एक थ्योरम आती है जिसमें क्या होता है, जिसमें ध्यान रखिएगा कि वर्क बराबर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आपका रहेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 क्या है आपका जो फाइनल वेलोसिटी है और माइनस v1 जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, यही तो स्टेटमेंट ये बोल रहा है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का कुल जो योग है वो नियत रहता है, यानी कि आपकी जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब आप स्थितिज और गतिज ऊर्जा को जोड़ेंगे तो उसका जो योग है वो नियत ही रहेगा, बिल्कुल सही है। और ये कौन कहता है, ये कहता है लॉ ऑफ, ये एनर्जी कंजर्वेशन जो रूल है वो यही कहता है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास है, पिंड के द्वारा आकर्षण बल के कारण जो स्थितिज ऊर्जा है वो ऋणात्मक होती है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ आप जब फेंकोगे तो क्या होगा आपका पॉजिटिव, और वही जब नीचे की तरफ आने लगेगी, जब अट्रैक्शन होगा धरती की तरफ, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा नेगेटिव। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा ये भी सही है, तो राइट आंसर आपका होगा डी नंबर ऑप्शन। ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट, ये मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन है फिजिक्स के लिए हैं, बाकी भी आपके टॉपिक के क्वेश्चंस हैं नो डाउट, ठीक है। बट यहाँ से ना क्वेश्चंस आपके काफ़ी सारे आ रहे थे तो ये हमने अभी ज़्यादा लिया है। देखिएगा, बल यहाँ पर आपको F दिया गया है, विस्थापन आपके पास S है, इनके बीच में बनने वाला कोण अगर थीटा है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, W बराबर क्या होता है, F डॉट S कॉस थीटा होता है। क्या होता है, यहाँ पर F जो है वो है फोर्स यानी कि बल, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है, और इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उसे आप डिनोट करते हैं कॉस थीटा से। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सफ़ेद पेंट, औषधि, मरहम, ये सब बनाने में ऑक्सीजन के कौन से ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखिएगा आपके पास ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ देखिएगा पेंट, औषधि वगैरह, मलहम, ये सब बनाने के अंदर हम लोग ना जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। आपका जो 1 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ही टाइप की नेचर रखता है, एम्फोटेरिक नेचर का है, उभयधर्मी प्रकृति का ये आपका जो ऑक्साइड है पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन हमने कल किया था। नेक्स्ट आपके पास, जब एक पिंड किसी आनत तल पर, यानी कि आपको बोल रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, कुछ इस तरीके से है, अगर ये यहाँ से लुढ़कता है, अगर ये यहाँ से लुढ़कता है तो इसके पास कौन सी एनर्जी रहती है। अब जब ये यहाँ से लुढ़कता रहेगा, लुढ़कते में मतलब कि गति में है, तो गति में होने के कारण क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगी, परंतु इसकी जो स्थिति है उसके कारण इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही टाइप की एनर्जी होंगी, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही टाइप की एनर्जी इसके पास रहेंगी, जो वो इस प्रकार से इंक्लाइन से किसी तल से नीचे की तरफ गिरेगा। ओके, नेक्स्ट देखो,
एक स्प्रिंग की स्थिरांक जो है वो 100 न्यूटन मीटर है और लंबाई 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक बदल जाती है। फिर स्प्रिंग में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा क्या है? ये स्प्रिंग वाला है कि जब आप किसी स्प्रिंग को खींच कर रखते हैं तो उसमें जो एनर्जी आती है वो स्टोर होती है उसकी स्थिति की वजह से, उसे भी हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पूछा गया है कि इस प्रकार से स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी रहेगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि जब भी आप किसी से खींच रहे हैं, चाबी किसी में ताला चाबी भर रहे हैं, तो उसकी स्थिति की वजह से जो उसमें एनर्जी होगी वो होती है स्थितिज ऊर्जा। जैसे हवाएं चल रही हैं, पानी बह रहा है, तो उनके अंदर जो एनर्जी है उनकी गति की वजह से उसे आप बोलते हैं गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे x क्या है? तो जब आपने इसको यूं खींचा था ना स्प्रिंग को, तो इसकी यहाँ पे जो लंबाई बदल रही है, अब लंबाई यहाँ पर बदल रही है, 60 से 70 हुई है यानी कि 10 बदल गई है, और 10 क्या है? सेंटीमीटर में है। 10 क्या है? सेंटीमीटर में है। तो आप इसे मीटर में बदलेंगे क्योंकि हमारे पास जो स्थिरांक है वो कैसा है? मीटर के अंदर है। तो आप यहाँ पर जब इसको मीटर में बदलेंगे तो आप इसको करेंगे 10/100 करेंगे। क्या करेंगे? 10/100 कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जस्ट आपको यहाँ पर फॉर्मूला में पुटअप करना है। पीई समझते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा। हाफ के कितना है? 100 न्यूटन मीटर है, और x यहाँ पे देखा है 10 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर आएगा 100 का स्क्वायर। तो आप जब यहाँ पर इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट, यहाँ से ये कट हो जाएगा, आपके पास रह रहा है 1/2 या फिर आप बोल सकते हैं 0.5। तो कितनी एनर्जी लगेगी? 0.5 जूल। सॉरी, इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा? 0.5 जूल। आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक ना? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि जब बल किसी पिंड की गति को मंद करता है, जब बल यानी कि कोई भी फोर्स आप लगाते हैं और कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है और उसकी स्पीड को वो स्लो कर रहा है, तो किया गया काम कितना होता है? स्पीड को स्लो करने का मतलब है कि उसको अपोजिट खींच रहा है। कोई आगे की तरफ जा रहा है बहुत तेज स्पीड से, अगर मैं उसको पीछे की तरफ खींचूंगी यानी कि क्या होगा? उसकी स्पीड कम होगी ना। स्पीड कम होगी यानी कि उसकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। और उस कंडीशन में ना जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर काम कितना होगा? यहाँ पर काम होगा नेगेटिव होगा यहाँ पर, क्योंकि जब आप अपोजिट करेंगे, अपोजिट खींचेंगे तभी तो स्लो, इसकी जो स्पीड है वो स्लो होगी ना। अगर स्पीड स्लो हो रही है और तब क्या होगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा और कोस 180 का वैल्यू होता है -1। इसी वजह से यहाँ पे जो वर्क डन होगा, जो काम किया जाएगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसकी वजह से होता है? एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा, कोका कोला आपने देखा ना खट्टा सा टेस्ट होता है। एक्चुअली जितने भी हमारे ड्रिंक्स होते हैं वो कार्बोनेटेड वाटर्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर CO2 होता है। आप जैसे ढक्कन खोलते हैं ऐसे आवाज़ आती है, मैं हमेशा ऐसे बताती हूँ बच्चों को, तो वो जो सी वाली आवाज़ होती है ना वो CO2 की वजह से होती है। और उसका जो खट्टा सा टेस्ट होता है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से, जिसको आप बोलते हैं H3PO4। क्लियर? तो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से उसका खट्टा सा टेस्ट होता है। एसिटिक एसिड कहाँ पर होता है? विनेगर, सिरका के अंदर होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट के अंदर होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो फूड के डाइजेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और फॉर्मिक एसिड जो है, चींटी के डंक वगैरह में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसे मेथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। एक शरीर की गतिज ऊर्जा 250 जूल है। बड़े पैमाने पर 20 किलोग्राम के शरीर को 5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने पर किया गया कार्य का पता लगाएं। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था, क्या बोल रहा है? हाइट पे बोल रहा है। हाइट की जब भी बात होती है तो मतलब किसकी बात हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है तो उस कंडीशन में जो किया गया काम होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर जो mgh है तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? W बराबर क्या कहेंगे? mgh कहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर व्यक्ति का, यहाँ पर किलोग्राम,
मतलब भार या मास कितना है, ये है 20 kg। यहाँ पर हाइट कितनी है, 5 है, और जी कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पर रहेगा 1000 जूल रहेगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, यहाँ पे जो काम होगा, कार्य होगा, वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो राइट आंसर आपका रहेगा सी नंबर ऑप्शन, 1000 जूल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल भारतीय क्षेत्र में आता है। कौन से हॉटस्पॉट हैं जो कि भारतीय क्षेत्र में आते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 4 हमारे हॉटस्पॉट हैं, और जल्दी से ना वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, क्योंकि मैंने ये आपको करवाया हुआ है, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है कि हमारे भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, ये मैंने आपको करवाया है। तो इसी वजह से ये आंसर आपको देना है कॉमेंट सेक्शन के अंदर। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है मेडागास्कर के द्वीप समूह नहीं, पूर्वी मलेशियाई द्वीप समूह नहीं, यहाँ पर आपका आंसर होगा इंडो बर्मा। क्या होगा, इंडो बर्मा होगा। भारत में 4 हैं, 3 अनादर के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन, वो आप समझ गए हैं ना कि जैव विविधता तप्त स्थल जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, और उनमें से कुछ ऐसी 1500 से ज़्यादा स्पीशीज़ एक ही जगह पर देखने को मिलती हैं, उसमें मानव ने 70% उजाड़ दिया है और 30% ही बचा है, और उसको संरक्षण की ज़रूरत है। अगर नहीं बचाया गया तो वो सब भी ख़त्म हो जाएगा। तो पर्टिकुलर ऐसे एरिया को हॉटस्पॉट एरिया घोषित कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पर फिर उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, उसको कंजर्व किया जाएगा। जैसा भी होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के उसको नेशनल पार्क घोषित करके या कुछ इस तरीके से उसको सेव किया जाएगा, ताकि बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके। नेक्स्ट, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में जो टेक्निक यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है वैसे तो वो गैस की फॉर्म में होता है। अगर आप उसको लिक्विड करना है तो टेम्परेचर बहुत कम करना होगा। टेम्परेचर जब आप बहुत कम करते हैं तो उसे कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। तो जो हमारे रॉकेट्स वगैरह होते हैं ना, उनमें हम इसी तरीके से फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपका ये वाला जो टेक्निक है उसे कहा जाता है क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसे क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे पायरोटेक्निक्स क्या होता है, या आतिशबाजी से संबंधित है। पायरोमीटर जो है यह आपका टेम्परेचर को मेजर करने का एक यंत्र बोल दीजिए। थर्मामीटर भी टेम्परेचर को ही मेज़र करता है, बट जो पायरोमीटर है ना, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को मेज़र करने का काम करता है। हाइड्रोपोनिक्स, जब आप अपने फलों को, पेड़ पौधों को पानी में उगाते हैं तो उस टेक्निक को बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी की बजाय पानी में उगाना। ओके। नेक्स्ट, 25 वाट की दर से 520 जूल कार्य करने के लिए कितना समय चाहिए। आपको बताना है 25 वाट की दर से 520 जूल काम करने के लिए। तो यहाँ पर ना आपको पावर बराबर क्या होता है, W अपॉन में T होता है। पावर बराबर क्या होता है, वर्क। पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम होता है। तो आपसे पूछा गया है कि 25 वाट की दर से, यहाँ पे टाइम पूछा गया है। अगर टाइम पूछा गया है तो आप क्या कर सकते हैं, टाइम को जब आप उधर लेकर जाएंगे तो W अपॉन में P आ जाएगा। क्या आएगा, W अपॉन में P आएगा। तो W यहाँ पर कितना है, W आपको यानी कि काम दिया गया है 520 जूल दिया गया है, और यहाँ पर पावर कितनी है, 25 वाट है। 25 वाट है, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे, 25 दूना 50, ठीक है, और यहाँ पर 25 8 है 200, तो ये आपका आएगा 20.8 सेकेंड। आपका सी नंबर ऑप्शन जो है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग चेतना, सोचने विचारने का काम करता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या फिर सभी। आपका कौन सा मस्तिष्क का भाग है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना एक क्वेश्चन कि कोमा के टाइम पे आपका कौन सा ब्रेन है जो एक्टिव रहता है, तब आपका आंसर था मेडुला। ऐसे ही आपका पेशेंस, आपकी विल पावर, आपकी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, आपको चीज़ें कहाँ पर याद रखती हैं, आपकी मेमोरी पावर, ये सब आपका ये वाला जो खोपड़ा है ना, यानी कि जो सेरेब्रम है। कौन है, सेरेब्रम, जिसे प्रम मस्तिष्क कहते हैं। सबसे डेवलप्ड वाला यही वाला ब्रेन का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है यहीं पे सोचने समझने, आपका विल पावर, पेशेंस पावर, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें यहीं पर ही कंट्रोल होती हैं। क्लियर। चलिए
अब देखो थैलेमस जो है वो ठंडा लगना, गर्म लगना और पेन को फील कराता है। हाइपोथैलेमस आपको कब कितनी भूख लग रही है, कब आप खाना खाने से आपका पेट भर जाएगा, और उसके अलावा आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, किसी के प्रति सेक्स डिज़ायर, वो सारी जो चीज़ें हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, वो सब आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम के परभाजी आसवन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है, अंतिम उत्पाद क्या बचता है ये बताना है। पेट्रोलियम जस्ट क्या है, एक क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल होता है। जब आप उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म करते जाते हैं तो डीजल, पेट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें अलग होती रहती हैं, प्राकृतिक गैस वगैरह ये सब अलग होता रहेगा, परंतु लास्ट में क्या बच जाता है, डामर बच जाता है, जिसे कोलतार कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कोलतार कहा जाता है। ये आपका कुछ कार्बन से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, इसी वजह से हमने इसको यहाँ पर किया है। नेक्स्ट, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कौन सा टिश्यू है जहाँ पे विभाजन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा? तो हम जानते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी कि जो ब्रेन का आपका जो तंत्रिका तंत्र है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, उसका एक यूनिट है न्यूरॉन। और न्यूरॉन एक ऐसी इकाई है, सेल है, जिसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। आपकी एक बार बन गई, उसके बाद में अगर डेड हो गई तो डेड हो गई। आपने कई बार देखा है ना, पैरालिसिस में कई बार किसी व्यक्ति का एक तरफ का जो हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है, वहां पे वो अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि वहां की जो न्यूरॉन्स है वो डेड हो जाती हैं। अगर न्यूरॉन्स डेड हो गई हैं तो उनके अंदर सेल डिवीजन तो होगा नहीं कि वो अपने आप को रिपेयर कर ले, इसी वजह से फिर वो हिस्सा वैसा ही रहता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका है? निम्न में से सर्वाधिक ऊष्मीय मान, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, कि अगर आप किसको जलाएंगे तो आपको हीट सबसे ज्यादा मिलेगी, ये आपको बताना है। पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी या फिर हाइड्रोजन? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो रहेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल है। इसे हम फ्यूचर का फ्यूल, भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 1 ग्राम को जलाओगे ना तो आपको कम से कम 150 कैलोरी एनर्जी यहाँ पे आपको मिलती है। और इसी वजह से मतलब एक्चुअली ना हम अभी तक तो इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको स्टोर कर पाना, इसको लाना ले जाना बहुत मुश्किल है। तो हम जो नैनो ट्यूब विकसित कर रहे हैं उसी के ज़रिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और आने वाले समय में नो डाउट जब हमारे पास कोई फॉसिल फ्यूल बचेगा नहीं तो हमें फिर इसका ही इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको जलाने से सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है। डन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस वो हैं जो ग्लोबल वार्मिंग करने का काम करती हैं, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम करती हैं। ओके, अभी ध्यान रखिएगा कि ना बहुत सारी गैसेस है। एक्चुअली काम कैसे करती हैं? सूरज से आगे सीधा धरती पर, और क्या होता है कि हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन, सूरज से किरणें आती हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको आप इंफ्रारेड बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम करती हैं। बट वो कैसे करती हैं? हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और पॉल्यूशन कुछ गैसेस की वजह से है। वो गैसेस क्या करती हैं, एनवायरनमेंट के अंदर ना ऐसे बादल की फॉर्म, ऐसे गैसेस के बादल बन जाते हैं। तो सनलाइट से यहाँ पे रेज आ तो गई, बट जैसे जाने लगती है ना तो ये बादलों की वजह से यहीं पर रह जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ऐसी गैसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और इन्हीं की वजह से क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इन्हीं की वजह से क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी गैसेस हैं। और भी अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। CO2 है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। मेथेन है, उसके बाद में N2O, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ओजोन गैस जो है ये भी है। और इसके अलावा आपको ना ध्यान रखना है H2O, ये जो वाटर वेपर है, ये जो वेपर है ना, जल वाष्प, ये जो है ये सबसे खतरनाक है। ये क्या है? ये सबसे खतरनाक है। CFC वगैरह भी है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ मेन गैसेस हैं जो क्या काम करती हैं, ये आपके ग्लोबल वार्मिंग करने का काम करती हैं, और इसे आप बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है फुलरीन से संबंधित। और फुलरीन क्या है? फुलरीन हम जानते हैं कि ये कार्बन का एक एलोट्रोप है। कार्बन का क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। इसका उपयोग प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में करते हैं। और आपको सही स्टेटमेंट बताना है। नाभिक के परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। एंड थर्ड है आणविक बेरिंग बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ना इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो कौन सा है? C60 जो फुलरीन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कहा जाता है। और
ध्यान रखिएगा आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो जब आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखेंगे ना, तो सेकंड में क्या है, नाभिक के परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो रिएक्शन होती है उसको धीमा करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पर इसको धीमा करने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड जिसको आप हैवी वाटर कहते हैं, इनका इस्तेमाल होता है पहला और दूसरा। अब देखो, जब आपको नहीं पता है, अगर आपका ये सेकंड गलत हो गया है, इसका मतलब पहला और तीसरा तो सही है। जहाँ पे सेकंड आ रहा है या आपके गलत हो जाएंगे, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा, सी नंबर बचा। इस तरीके से जब आपको नहीं आता है तो आप एलिमिनेट करके भी अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट, बिटुमनी में कार्बन की मात्रा होती है 60%, 80%, 70% या 95%। हमारे पास ना ये कार्बन या कोयले का ही एक प्रकार है। 4 प्रकार के कोयले होते हैं। सबसे पहला आप ध्यान रखिएगा एंथ्रेसाइट, सबसे पहला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। सेकेंड नंबर पे होता है बिटुमनी या बिटुमिन्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे होता है लिग्नाइट एंड फोर्थ नंबर पर होता है पीट। तो पीट जो है ये तो घटिया क्वालिटी का होता है, घरेलू डोमेस्टिक वर्क के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बाकी जो भट्टियाँ वट्टियाँ हैं उनमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है। एंथ्रेसाइट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसमें लगभग 90 से ऊपर % तक आपको यहाँ पे कार्बन की मात्रा देखने को मिलेगी। और जब बिटुमिन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा लगभग आपको 80% तक आपको कार्बन देखने को मिलेगा। एंथ्रेसाइट में लगभग 90 से 95%, 97% तक आपको कार्बन मिलेगा, सबसे अच्छी क्वालिटी का है। जैसे जैसे नीचे जाओगे कार्बन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन नंबर की गुणवत्ता एक प्राचल के रूप में हम यूज करते हैं, यानी कि आपको बताना है जो सीटेन नंबर है, कौन सा नंबर है, जो सीटेन नंबर है उसको आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि किसकी गुणवत्ता को बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल या तारपीन ऑयल। तो ध्यान रखिएगा सीटेन नंबर का इस्तेमाल होता है डीजल की क्वालिटी को देखने के लिए। जिसका जितना ज़्यादा सीटेन नंबर होगा जिस डीजल का, वो डीजल उतना ही अच्छी क्वालिटी का होगा। पेट्रोल को मेजर करने के लिए, पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम ऑक्टेन नंबर का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, ऑक्टेन नंबर का यूज करते हैं। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा वो पेट्रोल उतना ही अच्छी क्वालिटी का होगा, और सीटेन नंबर डीजल के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिमान हो तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। गतिज ऊर्जा बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का ध्यान रखिएगा, इसे आप गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। और राइट आंसर आपका यहाँ पे ये रहेगा आपका डी नंबर ऑप्शन, कौन सा है, हाफ एम वी का स्क्वायर। क्लियर। तो ये कुछ बातें, ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं जो आप लोगों के लिए बेहद ही खास हैं। इसमें जो हमने न्यूमेरिकल किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ आप इनको ज़रूर कीजिएगा, इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, और कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तो जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें उसको सॉल्व कर लेंगे, उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और इन्जॉय कीजिए आज का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।